नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। स्टडी कैपिटल की एक सीरीज है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, जो कि पिछले 3 वर्षों से चली आ रही है। इस सीरीज में हम विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर से बातचीत करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, उनके पढ़ने का तौर तरीका क्या रहा है और उन्होंने किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया और अच्छे रैंक वो लेकर के कैसे आते हैं, इन सारे पॉइंट्स पर हम बातचीत करते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ BHU B.Ed 2021 के टॉपर उत्कर्ष त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जिनका BHU B.Ed में रैंक 1 था। तो सबसे पहले उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद विपुल जी। उत्कर्ष जी के बारे में मैं बहुत सारी आपको बातें बताऊंगा और ये खुद भी अपने शब्दों में अपने बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने एंट्रेंस की तैयारी की, क्योंकि आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। प्रश्न कैसे होंगे कि BHU B.Ed की तैयारी करने के लिए, जो कि फिलहाल CUET B.Ed हो चुका है, उसकी तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, ये सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। क्योंकि BHU B.Ed में सीटें कम हैं और उसमें रैंक अगर अच्छा लाना हो या फिर सिलेक्शन ही पाना हो तो उसके लिए लड़ाई लंबी हो जाती है। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको उत्कर्ष जी देंगे, जो कि अगर इनका रैंक 1 है तो ज़रूर आपको इनका इंटरव्यू देखना चाहिए, क्योंकि इनके इस इंटरव्यू से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं स्टडी कैपिटल का, तो स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए सबसे पहले, क्योंकि यहां पर आपको एक एक अपडेट CUET UG और PG की समय पर और सही अपडेट पहुंचाई जाएगी और साथ ही साथ CUET UG और PG की तैयारी भी कराई जाती है। और हमारे साथ जो उत्कर्ष जी हैं, ये हमारे फैकल्टी मेंबर के रूप में भी स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ रहे हैं, तो उस विषय में भी बातचीत होगी। तो सबसे पहले उत्कर्ष, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस इंटरव्यू में। धन्यवाद विपुल जी। इस इंटरव्यू का क्रम हम शुरू करें, आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब आपको मिलना शुरू हो, उससे पहले आपके साथ जो मेहमान हैं हमारे इस इंटरव्यू में, उनसे मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। सर, अपने बारे में सबसे पहले पूरा परिचय दें कि आपका चूँकि ग्रेजुएशन भी BHU से हुआ है, तो इसके विषय में आप बताएं, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, देखने वाले हैं, सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। और जहाँ तक मेरा बात है, मेरा नाम उत्कर्ष त्रिपाठी है और जैसा कि आपने बताया कि मेरा जो स्नातक है यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी प्रतिष्ठा, मेरा ऑनर्स हिंदी ऑनर्स रहा है। इससे हिंदी ऑनर्स जो करने के बाद मैंने एंट्रेंस दिया था B.Ed का। उस समय CUET B.Ed नहीं आया था, नई टेस्टिंग एजेंसी आई थी, NTA ने उसको नया लिया था, उसको काम। आपको बता दूं कि जिस ईयर के B.Ed की बात कर रहे हैं उत्कर्ष जी, वो अगर तुलना किया जाए पिछले 5 से 6 वर्षों के पेपर की, तो सबसे कठिन पेपर जिस वर्ष था वो था 2021। यानी 2021 में अगर जिस बंदे ने टॉप किया है, उसका जो नॉलेज होगा, उसका जो नॉलेज की जो गहराई होगी वो काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अगर खासकर 2022 के पेपर की अगर तुलना कर दें CUET की, तो उससे कठिन 2021 का पेपर था। जी, कह सकते हैं हम इस बात को। और तो नई उस समय NTA ने टेस्ट जो एंट्रेंस कंडक्ट कराने का काम लिया था, और उस समय BHU B.Ed अपना अलग लेता था। उस समय ऐसे CUET B.Ed नहीं था, हालांकि इस साल भी कोड अलग हो गया था, PGQP 01 और 74 करके था, जिसमें 74 BHU का था। तो उस समय मैंने हिंदी का भी दिया था और BHU B.Ed भी दिया था, तो संयोगवश दोनों हो गया मेरा, और BHU B.Ed में अच्छा रैंक था जैसा कि आपने बताया। फिर मैंने B.Ed करना अपने लिए प्रेफरेबल समझा, और बहुत सारी परिस्थितियां, जान ही रहे हैं इस समय कैसी परिस्थितियां हैं देश में, तो एक थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस से मैंने B.Ed को चुना और B.Ed करने के लिए मैंने अपना यहाँ पे एनरोलमेंट कराया। ओके, तो उत्कर्ष जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि आप चूंकि BHU से ही स्नातक किया है आपने, यानी ग्रेजुएशन किया है, और BHU से ही आप B.Ed कर रहे हैं, तो क्या आपने BHU को लक्ष्य कब बनाया, यानी कि आपने कब सोचा कि मुझे BHU से ही B.Ed करना है, मुझे BHU से ही ग्रेजुएशन करना है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप BHU से B.Ed कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी पिछले 5 वर्षों से आपका BHU से रिश्ता है। जी बिल्कुल, 5 वर्षों से BHU से रिश्ता है। हालांकि रिश्ता ये जो था, स्थापित करने का क्रम जो था 5 वर्ष नहीं, बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जब हम छोटे थे तो गांव में ऐसा होता था कि CHS में पढ़ना बहुत बड़ी बात थी, CHS का एंट्रेंस निकालना। तो उस समय मैंने 9th का एंट्रेंस दिया था, फिर मैंने 11th का दिया, दोनों में मैं असफल रहा। और उसके बाद धीरे धीरे यहीं बनारस में ही मेरी स्कूलिंग जो है पूरी हुई। यहाँ पे बनारस से मैंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ये सारे कोर्स किए। फिर उसके बाद BHU में फॉर्म भरा था मैंने BA के लिए, BA आर्ट्स, BA सोशल, BSc AG। तो BSc AG में मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने BA आर्ट्स चुना अपने लिए। हाँ, तो ये था उत्कर्ष जी का परिचय कि उत्कर्ष जी किस तरीके से अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर के आज BHU से B.Ed कर रहे हैं।
अब मैं आता हूं सवालों पर, जो सवाल आप सभी के मन में उठ रहे हैं। उन सवालों की एक एक जो पॉइंट है मैं उठाना शुरू करता हूं। हो सकता है कुछ सवाल बच जाएं। अगर कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जो रिप्लाई होगा वो उत्कर्ष जी स्वयं करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई। तो अब मैं अपने सवालों पर आता हूं। सबसे पहले मेरा जो पहला सवाल होगा, इंट्रेंस एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उत्कर्ष जी, वो बच्चे इस समय इस सोच में होंगे कि उनका ग्रेजुएशन का सेमेस्टर एग्जाम भी होगा या फिर ईयर एग्जाम भी होगा, साथ ही साथ उनको एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है। तो कितने महीने दिए जाएं इंट्रेंस के लिए, कितना महीने फोकस होकर के पढ़ाई किया जाए कि इंट्रेंस क्रैक किया जा सके? जैसा कि आप शुरुआत में ही अपने सवाल का जवाब आप खुद दे दिए कि जो बच्चे अभी बीएड एंट्रेंस देना चाहते हैं, अभी वो अपना बीए का कोर्स जो है परस्यू कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो अगर वो लैंग्वेज के हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जैसा कि अगर आप जानते होंगे तो बीएड आके कोर्स इसमें अलग अलग बढ़ जाता है। सोशल साइंस के लिए ह्यूमैनिटीज़ हो जाता है, साइंस के लिए अपना अलग हो जाता है, आर्ट्स ये लैंग्वेज वाला सेक्शन जो होता है अलग हो जाता है। तो लोग अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ ही रहे होंगे ऑलरेडी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो वो अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो आप 3 साल मेहनत करते हैं, 3 साल अपने कोर्स को पढ़ने के दौरान जो चीज़ें भी आप पढ़ते हैं, चाहे हिंदी साहित्य हो, अंग्रेजी हो या फिर संस्कृत हो, इतिहास, भूगोल, जो चीज़ें भी आप पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपको परीक्षा के घड़ी में मदद करती हैं। वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो परीक्षा होता है विपुल जी, वो एक दिन का या फिर कुछ महीनों के मेहनत का परिणाम नहीं होता है। एक बूंद बूंद करके सागर भरता है जिस प्रकार, उसी ढंग से आप कह सकते हैं कि परीक्षा जो होता है सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसकी जो तैयारी है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका परिणाम आपको उन 3 महीनों में देखने को मिलेगा, जिस समय आप एकदम उसके लिए डेडिकेटेड होकर काम करना शुरू करते हैं। तो उस समय आपको बहुत सारे क्लू मिलने लगते हैं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, मैंने ये पढ़ लिया, इसको रिवीजन करूंगा, ये नहीं पढ़ा हूँ, इसे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। तो परीक्षा जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसकी तैयारी जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत समय उसके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने 3 महीने में करके निकाल दिया, कोई कहे मैं 1 महीने में कर, तो वो 1 महीने का मेहनत नहीं है, वो उसके पीछे किया गया जो मेहनत है उसका परिणाम है। तो जो परीक्षा है उत्कर्ष जी के अनुसार, जैसा कि मेरा सवाल था कि कितने महीने आप समय देंगे इंट्रेंस की तैयारी के लिए, मतलब जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कितना समय दिया जाए फुल डेडिकेशन के साथ, तो इसके जवाब में आपने देखा कि सबसे पहले तो ये है कि परीक्षा अगर आपको निकालनी है तो सतत प्रक्रिया आपकी चलती रहे, पढ़ाई की प्रक्रिया चलती रहे। ये नहीं होगा कि अचानक कभी आप आए, 1 महीने पढ़े और इंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर गए या फिर कहीं भी। प्रयास आपका रहना चाहिए, लगातार आपकी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, लेकिन जो एक तरीके से कहा जाए सिलेबस को कंप्लीट करने की बात, तो उत्कर्ष जी का कहना है कि लगभग 2.5 से 3 महीने का समय आपको देना चाहिए प्रवेश परीक्षा के। आपको 3 महीने मेहनत करेंगे बिल्कुल, तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब मैं अगले सवाल पर आता हूँ कि रिवीजन के लिए सर, जैसे रिवीजन जब करना होता है, जब इंट्रेंस नज़दीक आता है, तो क्या प्रीफर आप करेंगे? बुक्स प्रीफर करेंगे या फिर बुक्स से बनाए हुए खुद के नोट्स प्रीफर करेंगे, जो बच्चे खुद से नोट्स बना लेते हैं उस बुक्स में से? देखिए, शुरुआत तो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको शुरुआत कहीं ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा के कहीं से क्वेश्चन बैंक या फिर सीरीज, क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं पेपर के समय प्रेशर में आ जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि मैं बाज़ार में जाके बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो ओल्ड पेपर या फिर अपने हिसाब से वो स्मृति पर आधारित और बहुत तरह के क्वेश्चन पेपर की एक श्रृंखला लाते हैं, बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है, जिसको सोचते हैं हम पढ़ लेंगे तो उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बैंक और सीरीज पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, वैसे मैं अपने आप को, मेरा सवाल था ना सर कि नोट्स पढ़ना चाहिए, जैसे रिवीजन का जब समय होगा, जैसे आपने कहा 3 महीने की पढ़ाई, जब आखिरी समय बचेगा 1 महीने का, तो उसमें क्या अपने बनाए हुए नोट्स की मैं बात कर रहा था, ऐसे बाजारू नोट्स की बात नहीं कर रहा था। हाँ, अपने बनाए हुए नोट्स, वही कह रहा हूँ मैं। जब किताब बच्चे पढ़ेंगे तो किताब से अपने एक नोट्स, अपने क्लू पॉइंट्स लिखते जाएंगे, तो उनको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा अपनी कुछ पन्नों में लिखी गई वो की पॉइंट्स जो हैं वो उनका मदद करेगा उस समय, अपने नोट्स जो होंगे। अब मैं कुछ और प्रश्नों पर आता हूं जो आपके मन में प्रश्न है किताबों को लेकर के, कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए इंट्रेंस क्रैक करने के लिए, बीएचयू बीएड लैंग्वेज का एंट्रेंस निकालने के लिए। मैं आपको इस वीडियो के बीच में 1-2 चीज़ें और बताते चलूँ। सबसे पहले तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं स्टडी कैपिटल पर, आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन प्रेस किया होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी हम आपको सीयूईटी की पहुंचाते हैं और सीयूईटी की तैयारी भी कराते हैं। साथ ही साथ आपको जो बीएचयू बीएड की तैयारी कराई जाएगी, उसके जो मेंटोर होंगे, यानी आपको जो टीचर जो पढ़ाएंगे, जिसको कहा जाता है जो अध्यापक जो पढ़ाएंगे, वो आपके उत्कर्ष जी होंगे। तो आपके लिए बहुत ही ये खास बात है कि बीएचयू बीएड रैंक 1 जो टॉपर है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको शायद
कहीं पर भी नहीं मिलेगी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नीचे व्हाट्सएप नंबर वगैरह शो कर रहा होगा, उसको मैसेज करिएगा, वहाँ पर आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करके कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। उत्कर्ष जी हमारे फैकल्टी मेंबर के रूप में भी रहने वाले हैं इस साल। अब मैं बात करता हूं सर कि बुक्स क्या आप प्रीफर करेंगे, जैसे किताबें कौन कौन सी पढ़ें बच्चे, जैसे कौन कौन सी किताबें ये लोग खरीद के ले लें कि उनसे ये लोग पढ़ाई शुरू करें अपनी, जैसे आपने कहा कि किताबों को पढ़ना जरूरी है। जैसा कि शुरुआत में ही हमने बात कर लिया कि किताबें जो होती हैं वो उनका जो साथ होता है वही हमें सफलता की सीढ़ियों तक ले जाता है, लेकिन कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो आपको अंतिम समय में, जो नोट्स होते हैं जिन्हें आप एक तरह से नोट्स कह सकते हैं किताबों का, एक थोड़ा सा मोटे मोटे और बड़े बड़े जो प्रस्तावना और सारी चीज़ों से हटकर कुछ क्लू पॉइंट्स अगर निकल कर किसी किताब में आता है, उन किताबों का नाम अगर आप को मैं बताऊं तो जैसा कि बीएड लैंग्वेज है, तो बीएड लैंग्वेज के लिए मैं बच्चों को लूसेंट प्रेफर करने के लिए कहूँगा। अगर वो हिंदी के लिए भी लूसेंट लेते हैं, संस्कृत के लिए भी, जबकि लैंग्वेज अगर आप दे रहे हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों पे ध्यान देना है, तो हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और संस्कृत के लिए भी मैं आपको लूसेंट ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें आपको पढ़ेंगे और साथ में आपको लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज भी मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेंगे, तो तीनों के लिए लूसेंट है। बाकी अगर आप बीएड दे रहे हैं तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के अलावा कुछ रीजनिंग, कुछ मेंटल एबिलिटी और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन सिनेरियो, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आपको पढ़ना होगा। तो कुछ पत्रिकाएं आती हैं, रीजनिंग तो आप लोग जानते हैं कैसे करना है, रीजनिंग की बहुत सारी किताबें आती हैं, ले लीजिए, ज़्यादा उसमें कठिन रीजनिंग नहीं आता है, तो रीजनिंग का जो स्तर होगा वो बहुत सामान्य होता है, उसको तो आप लोग आराम से कर लेंगे। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन सिनेरियो बच जाता है, उसके लिए आपको अलग से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि सर ने किताबों का नाम लिया तो इस वीडियो में बता दूं, चूंकि एक फॉर्मेलिटी होती है कि हम किसी भी बुक को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये मात्र एक इंटरव्यू है, तो उसमें जो इनका सजेशन है वो इनका पर्सनल सजेशन है, इसलिए हम किसी भी किताब का इसमें प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अब हम कुछ अन्य सवालों पर आते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि ग्रेजुएशन आपका समय चल रहा था, आपने एंट्रेंस क्रैक किया, उसी बीच आप रैंक 1 लाए, आपने हिंदी का भी एंट्रेंस क्रैक किया, तो बहुत सारे प्रवेश परीक्षाएँ आपके सामने थी, तो कैसे उसको हैंडल किया आपने, कितना समय दिया एक दिन में पढ़ाई के लिए? एक दिन में पढ़ाई के लिए सवाल जो है ये बहुत कठिन सवाल आप पूछ दिए हैं विपुल जी। जो कि एक विद्यार्थी के लिए क्या होता है कि जो दैनिक जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, उसे कॉलेज जाना रहता है, अगर रेगुलर कहीं से वो पढ़ाई कर रहा है तो उसे कॉलेज जाना है, कॉलेज से आके अपना जो है व्यक्तिगत काम भी है, कुछ उसको खाना पीना है, अगर कहीं बाहर रह रहा है तो खाना बनाना है। इन सारे कामों को करने के बाद जो समय बच जाता है उसको वो अपने स्वाध्याय में व्यतीत करना चाहता है, उसको अपने से पढ़ता है। तो कोई ऐसा बाउंडेशन मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप 6 घंटा पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, आप 9 घंटा पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप पढ़िए और नियमित पढ़िए, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप पढ़िए और नियमित पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। क्या होता है कि अभी हम लोग क्या हैं कि यंग हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो। हाँ जी बिल्कुल, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सजान, रसरी आवत जात है सिल पे पड़त निशान, वही बात है। और जैसा कि हम लोग अभी इस एज में हैं, मेरी भी कोई ज़्यादा एज नहीं है और सब लोग इस एज से गुजरे हैं, तो वो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि एक दिन कहीं से हमें मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम सोचेंगे कि आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो मोटिवेशन होता है, टेम्पररी मोटिवेशन जो होता है, 1 से 2 दिन रहता है कि हमें पढ़ना है, आज पढ़ेंगे, फिर 2 दिन बाद हम भूल जाते हैं कि पढ़ना है, फिर हमें कहीं और से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हम बाहरी मोटिवेशन पे ना जाके जो हमारे अंदर से अंतः प्रेरणा जो है, जिसे हम अंतः प्रेरणा कहेंगे, खुद से मोटिवेट होकर आप उस पे काम पे लगें, तो आपको किसी अन्य मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है और आप नियमित रूप से पढ़ पाएंगे, तब आपको भटकाव की आवश्यकता नहीं महसूस होगी कि आप भटक रहे हैं। ठीक है सर, आपने मोटिवेशन की बात की कि जैसे कि कहीं बाहरी मोटिवेशन ना लिया जाए, अपने स्वयं के मोटिवेशन से आगे बढ़ा जाए। फिर भी मेरा एक सवाल होगा, इसका एक क्रॉस क्वेश्चन होगा कि आपके आदर्श या फिर आपके आइडियल या फिर कोई ऐसा जो कि आपको, जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आप काफ़ी मोटिवेट होते हो, क्योंकि बच्चे जो है इन चीज़ों को भी जानना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे आप लोग भी होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके मोटिवेशन कौन है। तो ऐसे कोई ना कोई हमारे लिए होता है हमारा आइडियल, तो आपके क्या कोई है इस तरीके से, या फिर आप किस तरीके से इस पॉइंट्स को देखते हैं? जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो और इसके प्रणेता स्वयं महामना मदन मोहन मालवीय हों, फिर आपको कहीं आदर्श के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके सामने एक महात्मा की प्रतिमा और महात्मा का कृतित्व इतना बड़ा विश्वविद्यालय आपको दिखेगा, और वो भी ऐसा विश्वविद्यालय जिसे भिक्षाटन करके बनाया गया हो, जिसे देश के युवाओं को पढ़ाने के लिए बनाया गया हो, उसके वहाँ पे रहते हुए आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य आदर्श की आवश्यकता है आपको।
महामना के मूल्यों, महामना के आदर्शों से प्रेरित होके आपको जो काम करने की ऊर्जा मिल सकती है वो कहीं और से नहीं मिलेगी। आप जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं तो यहाँ की ई टीट महामना के द्वारा रखी गई है और उन्हीं के मेहनत का परिणाम है। तो किसी अन्य आदर्श की आवश्यकता नहीं है। महामना सबसे बड़े आदर्श हैं, महामना के मूल्य सबसे बड़े मूल्य हैं और मैं महामना के इस बगिया को नमन करता हूँ, महामना के उस कृतित्व को नमन करता हूँ, महामना को नमन करता हूँ। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक हैं, और किस तरीके से विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है, किस तरीके से विश्वविद्यालय बना है, वो कहानी, वो जो इतिहास एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो आप सभी को पता होगा। अगर हम प्रयास करेंगे कि इस पर एक वीडियो भी अच्छा लेकर के आएँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण और इतिहास क्या रहा है, उस पर भी हम आप सभी को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करेंगे अपने सेकेंडरी चैनल के माध्यम से। उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जो कि सिर्फ हम बीएचयू के लिए डेडिकेटेड उस पर वीडियोज़ लेकर के आते हैं। अब मेरा अगला सवाल कुछ अब इन चीज़ों से हट कर के होगा। उससे पहले आपके पढ़ाने के तरीके पर मैं आऊँगा कि आप किस तरीके से, चूंकि आप हमारे साथ मेंटोर के रूप में जुड़ रहे हैं, पिछले साल भी आपने काम किया, इस साल भी आप काम करेंगे, स्टडी कैपिटल के साथ आप जुड़ेंगे मेंटोर के रूप में, तो किस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे आप, उसके विषय में बताइए, फिर मैं कुछ अदर पॉइंट्स पर आऊँगा सर। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो होंगी ऑनलाइन होंगी और सामने रूबरू होने का मौका शायद बहुत कम मिले हमें। लेकिन जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये भी हमारी जो शिक्षा नीति है उसका एक हिस्सा है, उससे हमें जुड़ने का, अभी जैसे भी जो पैनाडेमिक आया था हमारा और फिर धीरे धीरे उसकी सुगबुगाहट लग गई है, तो उस समय क्या हमें एक नया जरिया मिला था पढ़ने का और पढ़ाने का। उस जरिया के माध्यम से हमने बहुत सारे तरीके खोजे, हमने वीडियो लेक्चर ऑनलाइन और गूगल मीट और जितने लर्निंग प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से हमने लाइव जुड़ना शुरू किया, हमने रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए। तो उन्हीं सारे साधनों को जरिया बनाते हुए कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे, उसके संबंधित जितने नोट्स हैं वो दिए जाएंगे, बाकी डाउट सेशन रहेंगे, आपको अगर किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद डाउट है तो वो सारी चीज़ें रहेंगी और आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया जाएगा और जो टॉपिक होंगे, जो कठिन टॉपिक होंगे, उस पर ज़्यादा लाइव में हम लोग जुड़ के उसको बात कर लेंगे उस पर। तो ये होगा सर के पढ़ाने का तरीका। अब मैं कुछ ऐसे सवालों पर आता हूँ जिसमें आप सभी को भी इंटरेस्ट होगा और जानना भी होगा और सर के बारे में भी उससे आपको थोड़ा सा जानने को, समझने को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले सर हॉबीज़ पर मैं आता हूँ। चूँकि अभी मेंटोर के रूप में जुड़ चुके हैं इसलिए मैं उत्कर्ष जी को सर कह रहा हूँ। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्कर्ष जी हमारे सहपाठी रहे हैं ग्रेजुएशन के समय से ही। बीएचयू से ही मेरा भी स्नातक कंप्लीट हुआ है और बीएचयू से ही मेरा परास्नातक कंप्लीट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि सर आपका हॉबीज़ क्या है, आपकी कुछ हॉबीज़ के बारे में बताइए। हॉबीज़ तो बहुत ही सरल जाते हुए कि मैं अगर बताना चाहूँ तो मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ शाम को, सर ठंडी में तो ज़्यादा, और बाकी समय तो पढ़ने पढ़ाने में बीत जाता है। बहुत सारे लोगों का इसमें हॉबी जो है वो क्रिकेट मैच खेलना है। सर आपका ऐसा कुछ? हाँ, क्रिकेट मैच भी है। क्रिकेट खेलने के लिए क्या होता है ना कि एक टीम की ज़रूरत होती है और सारे मित्र जब तक खाली थे, आप भी जानते हैं हम लोग ग्रेजुएशन में जब खाली थे तो हम लोग खेलने जाया करते थे कॉलेज में। उस समय हमारे पास बर्डन नहीं था। जब तक आप ग्रेजुएशन में होते हैं तब तक आपके ऊपर बर्डन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर एक लगता है कि सामाजिक दायित्व तो आपके कंधे पे, आपके सर पे आ गया है। फिर आपको उतना खेलने के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है। तो जैसा कि मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा विपुल जी, कि अगर आप बीएचयू से बीएड करते हैं या फिर किसी ऐसे संस्थान से बीएड करते हैं जहाँ आप बीएड, जहाँ पे सिंसियरली बीएड हो रहा है, जो वास्तव में आपको एक शिक्षक टीचिंग को सीख सके कि कैसे एक शिक्षक की भूमिका में आप आ सकते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाता है, तो आप ऐसे जगह से करते हैं तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा बाकी काम को करने के लिए। आपको अगर छुट्टी मिलता है किसी दिन विशेष पे या फिर कुछ ऐसा काम है तो छुट्टी मिलता है, तब आप जो करना है कर सकते हैं। उसमें भी तो बीएड जो होता है एक बहुत ही सुबह से शुरू होकर शाम तक चलने वाला प्रक्रिया है। इसमें 10 से 5 आपकी क्लासेज रहेंगी, तो फिर ऐसे में आपको बहुत समय नहीं मिल पाता है काम को करने के लिए। लेकिन इसका सर पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे होंगे, क्योंकि अगर आप परीक्षाओं को देखेंगे तो जहाँ से भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, जब बीएड के बाद आप सीटेट देने जाते हैं या फिर जिन भी परीक्षाओं में आप अप्रोच करते हैं, तो उसके विषय में क्या कहना है सर? हाँ, इसके बाद अगर आप बीएड करने के बाद आप सीटेट देते हैं, टेट देते हैं और बहुत सारे आप, क्योंकि बीएड कर रहे हैं तो
माना जाता है कि आप टीचर ही बनना चाहते हैं, तो आप उससे संबंधित परीक्षाएं अवश्य देंगे। तो वहाँ पे क्लासेस जो चलती हैं आपकी, इतने पंचुअल और इतने नॉलेज से भरी हुई होती हैं वो क्लासेस कि आपको बाद में किसी अन्य चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अगर क्लास ठीक से आप लेते हैं, उसको क्लास में जो चलने वाली चीज़ें उसको लिखते हैं, तो आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कहीं अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी जो सीटेट, टेट और सारी परीक्षाएं हैं उन क्लासेस से आपकी हो जाती हैं, उससे कंप्लीट हो जाते हैं सारे कोर्सेज। अब मैं अपने इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में पहुंच रहा हूं, और आखिरी दौर में कुछ सवाल अब सर से अभी और बच गए हैं, उन सवालों को भी मैं करने जा रहा हूं। सर, ये 21वीं सदी में लगातार एक डिबेट का जो कह सकते हैं पॉइंट बना हुआ है, इंटरनेट वरदान या अभिशाप। उस पर एक सवाल होगा मेरा आपके लिए कि सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं कि प्रवेश परीक्षा के समय में सोशल मीडिया को बच्चे किस तरीके से यूज करें। इस पर एक छोटा सा मैसेज बच्चों के लिए आप जरूर दें, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है पूरी 21वीं शताब्दी में। जी विपुल जी, जैसा कि आपने बोला कि इंटरनेट और सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो कोई भी सिक्का होता है, आपने सुना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक उसका सही पहलू होता है, एक गलत पहलू होता है। हर काम के करने के और देखने के दो नज़रिए होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। इसमें आपको देखना ये होता है कि आप कौन सी पहलू को चुन रहे हैं, आप गलत की तरफ जा रहे हैं या फिर आप सही की तरफ जा रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया है, इसको अगर आप ठीक ढंग से उपयोग करते हैं तो आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर आप इसको अनुचित तरीकों के लिए प्रयोग करते हैं, अपने समय को बर्बाद करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए एक अभिशाप होगा। और इससे बड़ा अभिशाप इस समय, इस दौड़ती भागती दुनिया में, इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया ही है, यहाँ पे आपको नॉलेज है, जैसे आप यूट्यूब पे हैं, किसी चैनल को जाके देख रहे हैं, वहाँ पे आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप इस समय रील्स जो हैं बहुत ट्रेंडिंग है, रील्स बहुत चारों तरफ फैले हुए हैं, रील शॉर्ट। तो रील भी होते हैं, कई तरह के होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इंटरटेन के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को भ्रष्ट करेंगे, उनको एक तरह से वल्गर बोल सकते हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट और वल्गरिटी किसके तरफ जाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम उसमें क्या होता है कि आप जिस वीडियो को लाइक करते हैं वही वीडियो आपके बार बार आता है। हाँ, ये एक तरह से आप जिस काम को करते हैं, आपका मन बार बार उसी काम को करने के लिए जिस तरह जाता है, एक सोशल मीडिया का भी मन हो गया है। तो अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, तो आपके सामने कोई अन्य वीडियो नहीं आएगा, आपको लगातार वही वीडियो आएंगे। तो आपका जो समय होगा, अगर आप पढ़ते पढ़ते उब गए हैं, तो थोड़ा सा किताबों से हटना भी ज़रूरी है। दिन भर किताबों में घुसे रहना आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा वीडियो देख लिए, तो वीडियो में आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो गया, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी गेन हो गया, आपका मनोरंजन भी हो गया, और आप फिर से अपने स्टडी की तरफ वापस आ सकते हैं। तो सोशल मीडिया का मुझे लगता है कि एक सधा हुआ जो है उपयोग आपके लिए वरदान साबित होगा। एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, वैसे वो कहावत इसीलिए कही जाती है कि मतलब किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। बिल्कुल, यही कहावत मुझे याद नहीं आ रही थी, सर ने इसको कंप्लीट कर दिया। तो किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। और इस दौर में जो बातें सर ने अभी कही, वो हो सकता है आपको कड़वी लगे, या फिर आपको लगे कि नहीं मैं तो देखूंगा रील्स, तो वो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, ना कि किसी और के भविष्य के साथ। खैर, आप सभी समझदार हैं और ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, स्नातक कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। उसमें हमें कोई आदर्श बताने की आवश्यकता इन लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी खासकर आपके प्रवेश परीक्षा का दौर चल रहा है, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों से बचिएगा। और थोड़ा बहुत अगर उसका उपयोग करते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये है कि उसको एक मैनेज करिएगा सारी चीज़ों को। क्योंकि मैं सीधा किसी चीज़ के लिए आपको मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि किसकी क्या आदत है सर, अचानक उसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता। किसी भी बिल्कुल, बदलाव मुश्किल। लेकिन ये है कि उसमें प्रयास करिएगा कि किसी भी तरीके से आप अच्छे रास्ते पर ही चले, यही हमारी जो है आकांक्षा है। आखिरी प्रश्न, और वो प्रश्न आप सभी के लिए, मेरा प्रश्न जो होगा शायद सर का जो उत्तर हो रामबाण आप सभी के लिए साबित हो। सर, 2-3 प्रश्नों को मैं मिला करके आपसे सवाल करूंगा। प्रश्न हमारा ये है कि आखिरी समय में परीक्षा की तैयारी, मतलब आखिरी रामबाण जो होगा, कुछ आपके द्वारा कुछ शब्द, कुछ वाक्य ऐसे हो जो कि आप बच्चों को बताएं कि आप इस तरीके से करिए, या फिर कुछ भी आप बताना चाहें कि ये उनके लिए रामबाण साबित हो जाए। क्योंकि बच्चों को काफ़ी वो रहता है कि सर कुछ ऐसा बता दें जिससे कि मुझे फ़ायदा मिले। और उसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है कि प्रवेश परीक्षा के दिन चूँकि बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सालों साल से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा में कुछ लोग असफल हो जाते हैं।
तो प्रवेश परीक्षा के दिन पेपर को किस तरीके से हैंडल किया जाए, उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल किया जाए, ये सवाल बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत ही अहम हो जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब एक साथ सर आप दें, ये इस इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न होगा। फिर आखिरी में थोड़ी सी आपसे बातचीत करूंगा, फिर इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। और पेपर के अंतिम समय जो होता है बहुत ही एक क्यूरिशियल पॉइंट होता है कि अब बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। बच्चे क्या, हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोग भी रोज़ पेपर देते हैं, कोई ना कोई पेपर, क्योंकि पेपर जो होता है लास्ट में ऐसा आपकी बहुत अच्छी तैयारी रहेगी, फिर लास्ट समय आपको लगेगा कि आप सारी चीज़ें भूल गए। तो वास्तव में आप भूले नहीं होते हैं, वो आपके मन का एक भटकाव होता है कि आप भूल गए हैं। आप पेपर में जाते हैं, क्वेश्चन आपको याद आ जाते हैं, लेकिन लास्ट समय आप पढ़ते पढ़ते आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका ध्यान रखना है। अब लास्ट समय आप कुछ ऐसे टॉपिक उठा लिए जिसको आप साल भर नहीं छुए थे और लास्ट टाइम उसको पढ़ने जाएंगे, तो जो आप पढ़ें उसकी तरफ भी आपका जो होगा एक गलत प्रभाव पड़ेगा। आप उसको भी धीरे धीरे भूलने के उस पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि ये जो परीक्षा की तैयारी है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन में आप किसी भी एंट्रेंस को क्लियर नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे, 6 महीना पढ़ेंगे, तो लास्ट में आपके पास एक कुछ नोट्स की एक श्रृंखला, कुछ पेज आ जाएंगे, जिन पेज को आप जाते समय सुबह देख लेंगे तो आपकी तैयारी एक तरह से पूर्ण हो जाएगी। फिर आप कॉन्फिडेंटली जाके पेपर देंगे। आप लास्ट में अपने नोट्स पढ़ें, जो आपको यहाँ से भी लेक्चर दिए जाएंगे उसमें भी आप की नोट्स लिखने की कोशिश करें, या फिर आप कहीं से भी पढ़ते हैं, आप चाहे जहाँ से पढ़ें, आप अपने नोट्स बनाना शुरू करें, अपने नोट्स लिखना शुरू करें, ताकि आपको परीक्षा के अंतिम समय में आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि पेपर में आते हुए भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो जो होता है एक कि आप अपने बात तो बहुत बड़ी है, उस पर नियंत्रण करना कि आप विपरीत परिस्थितियों में अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे किस ढंग से नियंत्रण करते हैं। आप किस ढंग से अपने दिमाग को समझा लेते हैं कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आप जिस ढंग से कर लेंगे ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, यू विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल। और लास्ट समय में आपको यही कहना चाहूँगा कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक पाना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। आप निरंतर मेहनत करते रहिए। अगर असफलता आती है तो आपके पथ का ये उद्देश्य नहीं था, अगर आप सफल होते हैं तब भी आपके पथ का यही उद्देश्य नहीं है। हमें उस सीमा तक जाना है जिसके आगे राह नहीं है, वहाँ तक पहुँचना है। और यही ध्येय लेके आप अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी रिलीज होने वाले हैं और एंट्रेंस भी आपका होने वाला है। अभी नहीं, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जो भी समय हो उसमें आप लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। तो ये आप रूबरू हो रहे थे उत्कर्ष त्रिपाठी जी, BHU B.Ed रैंक 1 2021 B.Ed लैंग्वेज के। और सर को जो मैंने आखिरी प्रश्न पूछा कि सर कुछ रामबाण पॉइंट बताइए, तो जिस तरीके से इन्होंने उस चीज़ को बताया, मुझे लगता है कि उस चीज़ का जो प्रभाव होगा काफ़ी अच्छा प्रभाव आप सभी पर पड़ेगा। और पूरा जो इंटरव्यू रहा, मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से सवालों का जवाब सर ने दिया, तो उन जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे थे उन सभी सवालों का जवाब आपको मिला होगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को देखने वाले सभी लोग, वीडियो अगर अच्छा लगा है, सर की जो बातें हैं अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। एक यूट्यूबर के तौर पर या फिर एक यूट्यूब चैनल अगर हमारा है तो हम कहना एक हमारी फॉर्मेलिटी भी हो सकती है और हमारी आकांक्षा भी है कि अगर आपके लिए हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं तो आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अपने फ़ायदे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और सर जो है आपके साथ मेंटोर के रूप में जुड़ेंगे, ये भी आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि स्टडी कैपिटल पर आपको उत्कर्ष त्रिपाठी सर पढ़ाएंगे, जो पिछले 4-5 सालों में सबसे कठिन दौर का पेपर रहा है, उसमें इनका रैंक 1 रहा है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही खास बात है। तो अगर जिनको कोर्स में जुड़ना है या फिर कोर्स की जानकारी चाहिए तो हमारे ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से कोर्स को ज्वाइन करें। कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। सर ने बताया भी कैसे पढ़ाएंगे, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, अपने नोट्स देंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें बताएंगे। डाउट सेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको एंट्रेंस क्रैक करने में काफ़ी मदद करने वाली हैं। तो फिलहाल ये वीडियो स्टडी कैपिटल की ओर से आप सभी के लिए हमारी सीरीज पिछले 3 वर्षों से चल रही है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, और इस सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।